हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस स्ट्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के एक नए क्लास से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी के क्लास की एक नोट्स कराई जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्री और मेंस दोनों के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का प्री हो या मेंस हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तथा यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बीच यहीं से आपके किसी भी फैक्ट से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 9 की एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, और 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी से। आज हम तीसरी यूनिट संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो जहां आज हम देखेंगे संविधान निर्माण कैसे हुआ था, किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों और कानून की एक किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। इसका पालन सरकार और नागरिकों दोनों को करना होता है। तो इसे ही संविधान कहते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम जो देखेंगे कि रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में 1948 से 1954 के बीच चलाई गई थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया कि रंग भेद की नीति किसे कहते हैं। तो रंग भेद एक नस्ली भेदभाव होता है जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी, जिसमें जो नेल्सन मंडेला जी थे वो इसके बहुत प्रबल विरोधी थे, और इसके लिए वो जेल भी काटे थे, और वहाँ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आप हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। तो समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हमारे एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि पंथ और धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा आधार है या ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर किसी भी नागरिक को एक विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। यहाँ पर समान अधिकार है, समान लोगों के लिए समान अधिकार दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। तो इसे हम डिफाइन करना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसको डिफाइन कीजिए। तो आइए देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जनसमूह को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला देखेंगे, यहाँ पर सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदल कर दूसरे पंथ में जा सकता है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है। उसे किसी भी तरह की उपासना करने की स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरियों योग्यता के अनुसार दी जाती है। इसमें धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसका जो व्याख्या यहाँ पर कर दिया हमने कि सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता दी जाती है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदल कर दूसरे पंथ में जा सकता है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल और स्वतंत्र रूप से बना सकता है। उसे किसी भी तरह की उपासना करने की स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरियाँ योग्यता के अनुसार दी जाती है। इसमें धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 मुख्य आदर्श दिए गए हैं। तो इसे अभी यहाँ देखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन मुख्य 4 आदर्श दिए गए हैं। तो जिस प्रकार हर पुस्तक से पहले भूमिका लिखी होती है, उसी प्रकार हर संविधान शुरू होने से पहले प्रस्तावना होता है। इससे पता चलता है कि संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए संविधान का उद्देश्य क्या है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी प्रस्तावना के राज्य के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया है, और इसके 4 प्रमुख आदर्श इस प्रकार हैं। पहला हम लोग देखेंगे, भारत को एक सार्वभौमिक एवं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना। तो ये हमारी पूरी प्रस्तावना हो गई, जो कि यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा कि भारत एक सार्वभौमिक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना है। तो ये हमारे 4 जो इसके मुख्य उद्देश्य थे उसको हमने चर्चा कर लिया।
अगला देखेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, अथवा संविधान के द्वारा किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार का निर्माण होता है। कोई 3 बिंदु देकर स्पष्ट कीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो आइए हम देखते हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते। यदि मतभेद होते भी हैं तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होता है। तो इसे हमने यहाँ देख लिया कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते, या मतभेद होते भी हैं तो उसे संविधान के द्वारा सुलझा लिया जाता है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए, अथवा भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है, कैसे। तो आइए इसका उत्तर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। हम जब चाहें संविधान को बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है। तो हमने देख लिया इसमें समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम जब चाहें संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है, जो कि 368 के तहत होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें उल्लेखित है, 368 अनुच्छेद में। अगला देखेंगे उन 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करो जिसमें संविधान में संशोधन होता है। तो आइए उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के पश्चात संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि पहला प्रकार का संशोधन है। दूसरा देखेंगे मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन किया जा सकता है। तो हमने यहाँ देख लिया कि मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन किया जा सकता है। तीसरा देखेंगे मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के अलावा कुल राज्यों के 50% विधायिकाओं का बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये 3 प्रकार के संशोधन जो हैं ये किए जाते हैं। और इसमें जैसे हमने पूछा है कि उन 3 प्रक्रियाओं को वर्णन करो जिसमें संविधान में संशोधन होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये 3 प्रकार के संशोधन जो है ज़्यादा होते हैं। एक तो होता है संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। दूसरा होता है मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो। और तीसरा जो है मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत हो तथा कुल 50 राज्यों के 50% राज्यों का सहमति भी होनी चाहिए। और एक 368 से भी होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है, एक केंद्रीय और दूसरी राज्य सरकार, जो मिलकर भारत संघ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है, एक केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, मिलकर भारत संघ का निर्माण करती है। इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संविधान का वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संविधान सभा क्या है। जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। अगला देखेंगे अगला प्रश्न संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका से आप क्या समझते हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं, इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि संविधान की बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं और संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। अगला देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे। तो 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन लगे थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो 299 सदस्य थे। जी हाँ, इसमें 299 सदस्य थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसमें 7 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, जैसे प्रारूप समिति की हमने चर्चा किया कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्षों की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा को मिनी भारत या लघु भारत क्यों कहा जाता है। तो संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों, सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। उसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे और आज के
जो ये यूनिट थी, तो तीसरी यूनिट संविधान निर्माण से संबंधित थी, आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे कक्षा 9, 10, 11, 12 मतलब सभी एनसीईआरटी की क्लासों की हम आपके जो है नोट्स आपके बीच करवाएंगे। तो आप लोग हमारे क्लास से बने रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।